हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जिसमें अभी हमने संविधान, इतिहास और भूगोल के देख चुके हैं। और ये हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है यहाँ पर पर्यावरण। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है ये जो छोटे टॉपिक है तो इनसे कम प्रश्न आते हैं एग्जाम में। और जैसे कि कंप्यूटर का हुआ और ये पर्यावरण के हुए, तो इनसे कम प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर मैंने 2018 और 2019 के क्वेश्चन भी शामिल कर लिए हैं। दोस्तों अभी मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जैसे कि मुझसे किसी ने पूछा था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है तो वो उनकी बुक में वहाँ दिया है ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो ग्रीन हाउस है, तो अगर ऐसा उसमें पर्टिकुलर ऐसा होता कि ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, ताकि जलवायु परिवर्तन में वृद्धि ना हो। तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए आपके पास यदि पुणेकर है ओल्ड क्वेश्चन की, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, उसमें बहुत से क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो उसमें आप एक क्वेश्चन देखोगे कि जो संसदीय सचिव का पद है उसमें दिया है दोस्तों आंसर 1951। ठीक है, 1951 उसमें दिया है, जबकि उसका जो राइट आंसर है वो क्या है 1952 है। बाकी उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है 1951। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में उसमें मिस्टेक है, तो आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। और यदि कोई भी क्वेश्चन में या फिर उसके एक्सप्लेनेशन में यदि आपको डाउट होता है, तो आपको तुरंत क्या है इंटरनेट का सहारा लेना है, या फिर आपके पास जो भी अच्छी स्टैंडर्ड बुक है तो उसमें आपको देखना है, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये गलत फैक्ट आपको याद रहा तो एग्जाम में भी आप गलती करोगे, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं और संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन कि सुमेलित कीजिए। 1993 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें है, देखिए यहाँ पर हमने राइट आंसर ही दिए हैं। जैसे गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात में है। और ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है। बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा सेंचुरी कहाँ पर है, असम में है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। 2008 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको देखना होगा कि यहाँ पर भी असम दिया है, यहाँ पे भी असम दिया है। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है, तो यहाँ तक पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा, क्योंकि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कुछ कुछ क्षेत्र में यहाँ पश्चिम बंगाल तक भी फैला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से व्याघ्र अभ्यारण्य कौन सा नहीं है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट में कौन सा शामिल नहीं है। 1997 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर आता है, कौन से राज्य में, असम में आता है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है एमपी में है, रणथंभौर राजस्थान में है, बांधवगढ़ भी कहाँ पर है, एमपी में है। यानी देखिए आपको यहाँ से एक चीज और समझ में आ रही है कि आपको क्या पढ़ना है। आपको जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं वो पढ़ लेना है, उनकी क्या विशेषता है वो भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एमपी के राष्ट्रीय उद्यान का आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ, राष्ट्रीय उद्यान कब बना, अभ्यारण्य कब बना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया है। 2008 का ये क्वेश्चन है। देखिए ये जो गिर है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, ये है गुजरात में। तो यहाँ से एशियाई शेरों को लाने की बहुत पहले से यहाँ पर बात हो रही है। तो अभी आप सभी को पता होगा जो पालनपुर कुनो अभ्यारण्य है एमपी का, तो इसे 2018 में क्या बना दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। और ये कहाँ पे आता है, एमपी के श्योपुर में। ठीक है दोस्तों, देखिए एक वीडियो आया था, उसमें शायद हम भूगोल का पढ़ रहे थे, वहाँ पर मैंने श्योपुर की जगह शिवपुरी बोल दिया था, तो वो भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ी सी बोलने में यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, बाकी हम यहाँ पर आपको सही बताने का प्रयास करते हैं। और आपने भी ये सब पढ़ा है तो आपको भी यहाँ पर पता है। और यदि कोई भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों, तो श्योपुर है और कुनो राष्ट्रीय उद्यान है। और अब जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये 2018 में बना है, और ये एमपी का दूसरा सबसे बड़ा हो चुका है, यानी 748 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था। अब देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि ये वेरी मोस्ट आईएमपी है। देखिए 2008 और 2012 में। अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर 1973 है। अब आपको एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शामिल हुआ था, यानी ये लागू किया गया था। और कान्हा किसली, जो हमारा कान्हा किसली है मंडला में एमपी का, तो वहाँ सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें, है ना, तो मध्य प्रदेश में 1974 में
कान्हा किसली में टाइगर प्रोजेक्ट आया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और जो ये टाइगर प्रोजेक्ट है, अब देखिए यहाँ पर 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाघ परियोजना कब से स्टार्ट हुई है, 1973 से ही स्टार्ट हुई है ना। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये कि इनमें से कौन राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या है, जितने भी भारत के जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं उनकी लिस्ट बना लेना है, और वो कौन कौन से राज्य में आते हैं ये आपको दोस्तों याद कर लेना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो उस टाइम इसका आंसर जो भी हो, बाकी अभी जो वर्तमान की बात करें तो ये सारे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। कान्हा भी टाइगर प्रोजेक्ट है, रणथंभौर भी, कार्बेट भी और बांधवगढ़ भी। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। और भारत में लगभग कितने हैं, 50, कुल 50 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये कि निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत है, 2016 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा लगातार प्राप्त होते रहते हैं और ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर सौर ऊर्जा, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, 2016 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर यूरेनियम। ठीक है, ये यूरेनियम, आप सभी को पता है जीवाश्म क्या होते हैं, पौधों के वे उत्पाद जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे हैं, तो वो क्या है बाद में जाकर उनके जीवाश्म बन जाते हैं और इन्हें एक बार यूज़ कर लिया जाता है तो ये दोबारा इनकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, जैसे कोयला हुआ, ये पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस, तो ये खनन क्रिया के द्वारा निकाले जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी। देखिए जो भोपाल गैस त्रासदी है ये आपके केस स्टडी में भी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये एमपी से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एमपी का एग्जाम हो चाहे अदर स्टेट का एग्जाम हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा MIC। अब इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, MIC का मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि MIC का फुल फॉर्म क्या है, तो जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें MIC गैस का रिसाव हुआ था, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो वहाँ पर दोस्तों लिखा था मिथाइल आइसोसाइनेट और एक लिखा था मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो यह आपको ध्यान रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और ये 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटित हुई थी और यूनियन कार्बाइड प्लांट में एक गैस का ये रिसाव हुआ था MIC का, और वहाँ पे कम से कम 10,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और 50,000 व्यक्ति है वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इनमें से किस को पर्यावरणविद या जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, 2016 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये जल पुरुष है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं तो उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, उनके क्या क्या उपनाम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर राजेंद्र सिंह। ठीक है, ये राजेंद्र सिंह है। अब देखिए MPPSC आयोग द्वारा ये वाले क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि जो इंग्लिश में था वहाँ पर राजेंद्र सिंह दिया था और हिंदी में क्या दिया था, राजेंद्र चौधरी दिया था, तो आयोग द्वारा इससे डिलीट कर दिया गया था। तो इस प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चन हर बार डिलीट होते ही, ये आपको पता है। तो इसका राइट आंसर यही है, राजेंद्र सिंह, है ना। अब इन्होंने क्या करा था, तरुण भारत संघ नामक एक गैर सरकारी संगठन बनाया था और उसके ये चेयरमैन थे। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण निवारण तथा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। अब देखिए ये हमारा आपने देखा होगा जो अभी नया सिलेबस है तो उसमें अभी प्रदूषण वाला भी टॉपिक जुड़ा है और एक आपदा वाला भी जुड़ा है। तो ये देखिए आपको यहाँ से लॉजिक मिल गया कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, यानी केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब बना था, तो इस प्रकार से भी यहाँ पर दोस्तों अब क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1948, जो कि इसमें अभी दिया नहीं गया है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, 2016 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा यहाँ पर 1985 में। 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण होते हैं तो इसके जो अभी अध्यक्ष कौन होते हैं, डायरेक्ट जो भी पदेन प्रधानमंत्री होता है वो इसके डायरेक्ट अध्यक्ष बन जाते हैं। और इसका केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का अभी वर्तमान में नाम क्या है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं
कि भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया था? 2014 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये गांधी जयंती पे स्टार्ट किया था और आपको ये डेट भी अच्छे से याद होगी। देखिए 2014 में ही ये प्रश्न पत्र हुआ था और 2014 में ही स्टार्ट किया था, यानी 2 अक्टूबर 2014 को। और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया था दोस्तों? 2019 की गांधी जयंती की 150वीं वर्षगांठ मनाएंगे तब तक इसका लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट ये है कि मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो 1993 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? 2010 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर धार। देखिए यहाँ पर डायनासोर जीवाश्म है, यानी कि जो भी डायनासोर के जीवाश्म है वो धार में ही, और उसके बाद में एक और है कि जो डिंडोरी में है दोस्तों, तो डिंडोरी में वहाँ पर वनस्पति जीवाश्म है। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि वनस्पति जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ हुई है MP में, तो वो डिंडोरी होएगा उसका जो राइट आंसर है। अब ये यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर धार। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक आपदा हास्वीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर 1900 से। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए ये 1900 से 1999 था इसका राइट आंसर। बाकी अब यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि जो MPPSC है या फिर जितने भी स्टेट PCS है, तो वहाँ पर अगर कभी ऐसा आ जाता है, देखिए इसका राइट आंसर तो 1900 से 1999 है। बाकी अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इसके करीब में कौन सा है। देखिए यहाँ पर 1900, तो यहाँ पर 1901 हो गया, और ये 1999 से ये 2000 हो गया। तो ये फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। यानी ऐसा भी होता है एग्जाम में कि जो उसके करीब में आंसर होता है तो वो उसे राइट माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, अब देखिए 2018 के क्वेश्चन पेपर पर आ गए हैं हम कि NGT का पूर्ण रूप क्या है 2018 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो पूर्ण रूप है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी ये फर्स्ट वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा, या फिर इसे हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण, है ना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहेंगे। और जो कि कब आया था दोस्तों? 2010 में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पर्यावरण से संबंधित प्रभावी और शीघ्रगामी निपटारे के लिए ये संस्था है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो है यहाँ पर सिक्किम। और देखिए ये कब घोषित किया गया था? 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी कि ये भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य है। ठीक है, 2016 में हुआ था और 2018 में पूछा गया था, यानी कि आपसे 2 साल तक का करंट अफेयर भी पूछा जा सकता है। अब जो 2020 वाला दे रहे हैं, यानी 2021 में अभी जो एग्जाम होने वाला है उसका दे रहे हैं, तो आपको 2019 का भी करंट अफेयर याद होना चाहिए। बाकी आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले 2020 का पूरा करंट अफेयर पहले कंप्लीट कर लेना है। वो कंप्लीट होने के बाद आपको 2019 का करंट करना है। नेक्स्ट है कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य वायु प्रदूषक है? अब देखिए प्रदूषण से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन भी अब पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के। तो दोस्तों आयोग द्वारा तो ये वाला क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि ये जितनी भी गैसें हैं तो ये सभी मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए मुख्य वायु प्रदूषक है। बाकी इसका जो फिर राइट आंसर माना जाए, वैसे देखा जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आयोग द्वारा यह वाला क्वेश्चन डिलीट किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अब आपका एक काम ये भी है कि जितने भी जैसे बाघ दिवस 29 जुलाई, पृथ्वी दिवस, फिर उसके बाद जल दिवस 22 मई को, है ना, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 22 अप्रैल। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और 1970 में इसे पहली बार मनाया गया था, और इसकी जो स्थापना है, यानी जो पृथ्वी दिवस की जो स्थापना की थी मनाने की, तो ये गिलोट नाल्सो ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि अमेरिका से थे। बाकी आपको सिर्फ दिवस ही याद रखना है कि ये दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण से संबंधित ही ये होते हैं। नेक्स्ट ये दोस्तों कि कौन सा प्रदूषक नोक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? 2019 का ये क्वेश्चन है। देखिए अब ये क्या है, प्रदूषण से संबंधित है, तो इसी कारण ये इसे हम इसमें ऐड करते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ये हमारे साइंस से भी रिलेट करता है। तो दोस्तों इस प्रकार के भी कन्फ्यूजन होते हैं कि ये साइंस से आया है ये क्वेश्चन, ये पर्यावरण से आया है। तो दोस्तों ये प्रदूषक वाला है, तो हम इसे पर्यावरण में यहाँ पर काउंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर माना गया है फ्लोराइड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों सुमेलित कीजिए 2019 का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दी है वन्यजीव अभ्यारण्य और यहाँ पर दी है दोस्तों राज्य। अब जो ये मुकाम्बिका है ये तो दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक में है। देखिए यहाँ थोड़ी सी ये हो रही है प्रॉब्लम। अब देखिए ये कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में है। और ये डालमा कहाँ है, झारखंड में। बाकी जो नैयर है तो ये नैयर यहाँ छत्तीसगढ़ में ना होते हुए ये कहाँ है दोस्तों, केरल में है। ये आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लेना है।
ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है, केरल में है। और बाकी ये कोटिगांव कहाँ पर है, गोवा में। नेक्स्ट ये दोस्तों कि वैश्विक ताप वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। तो ये 2019 का क्वेश्चन है, तो ये तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। इसका जो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसी प्रकार हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए ये अब बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी, अब ये मैंने इसमें ऐड क्यों करा, क्योंकि ये हम भूगोल में भी पढ़ चुके हैं। बाकी आप देखोगे कि आपदा से संबंधित भी दिया है, आपदा और प्रदूषण। तो ये हमारे ये जितने भी है बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये आपदा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सारे राइट ठीक है। जैसे कि बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ आती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में। उसके बाद में भूकंप सबसे ज़्यादा हिमालय क्षेत्र में, आपने देखा हो उत्तराखंड में, जैसे कि बाढ़ उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। उसके बाद में सूखा सबसे ज़्यादा पश्चिम व मध्य भारत क्षेत्र में। सुनामी सबसे ज़्यादा कहाँ आती है, भारत का दक्षिणतम तटीय क्षेत्र। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा आप बता सकते हो। और बाकी इसके बाद भी हम यहाँ पर अब साइंस के स्टार्ट करेंगे, यानी कि साइंस से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी दोस्तों हम 1990 से है और अभी तक के स्टार्ट करेंगे कि पूरा हम यहाँ पर पूरा एनालिसिस समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कैसा लग रहा है ये आप बता सकते हो। और बाकी इससे संबंधित यदि कोई भी डाउट हो या फिर मेरे हाथ भी अगर कोई सी गलती हो जाती है बताने में, बाकी तो मैंने यहाँ पर पूरा ध्यान रखा है आपको सही सही बताने का। बाकी आप भी ओल्ड पेपर पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस करने में हमें आसानी होती है। मैंने आपको यहाँ पर बताया भी किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों हम यहाँ पर अभी हमने स्पोर्ट का भी स्टार्ट करा है, आयोग के भी 3 से 4 आयोग हमारे रह गए हैं, वो भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों आपको ज़रा से भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी लास्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट में पूरा आयोग का एक मैंने चार्ट बनाया है या फिर एक फ्रेंड ने मुझे सेंड किया है, तो उस चार्ट को हम अच्छे से पढ़ाएंगे, जिसमें सारे आयोग के एक साथ कार्यकाल देख लेंगे, एक साथ सदस्य संख्या देख लेंगे, उनके वर्तमान अध्यक्ष देख लेंगे। पूरा चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा और उस चार्ट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आपको जितने भी आयोग से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।